स्वागत दोस्तों, के साथ सामने मौत में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री ने आखिरकार आरएसएस को पत्र लिखकर मांगे हैं सवालों के जवाब। दोस्तों बताएंगे कैसे आरएसएस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सीरियस हो गई है दोस्तों, जिसके बाद दिल्ली में राजनाथ सिंह, अमित शाह और आरएसएस के लोगों की बैठकें भी होनी शुरू हो गई। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जिस राज्य के अंदर मारा गया कांग्रेस जनता पार्टी के विजय दीपकों को थप्पड़, दोस्तों उसी राज्य में जा रहे हैं राहुल गांधी, और हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि ट्रेन से जाएंगे। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या बड़ी रणनीति बनी हुई है, और इसी के साथ में हिंदूवादी संगठन समेत बीजेपी के 150 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट इसी के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अभिजीत दीपके को मारने वाला व्यक्ति आरएसएस से मिला है, जुड़ा हुआ। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आरएसएस को लेकर एक एक कागज की जांच होनी चाहिए और जहां मिले मौका वहीं पर सरदार पटेल की तरह कार्रवाई करते हुए आरएसएस के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा देनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे की तरफ से अब तक केवल बयान दिया जा रहा था आरएसएस को लेकर दोस्तों, लेकिन गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी है दोस्तों, और आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत को यह चिट्ठी लिखी गई है दोस्तों, और इस चिट्ठी में आरएसएस को टाइम दिया गया है 8 सवालों का जवाब देने के लिए। यानी गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने जो 8 बड़े सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब आरएसएस को देना ही होगा दोस्तों। पहला सवाल यह है कि आप लोग दावा करते हैं कि 100 साल आपके संगठन के हो गया और 60,000 से ज्यादा आप लोग शाखा लगाते हैं, तो संघ वाले ये बताए कि आरएसएस किस कानून के तहत चल रहा है और आरएसएस की कानूनी वैधता क्या है, संगठन का स्ट्रक्चर क्या है, यानी संरचना किस तरीके की है संगठन की, कौन क्या काम करता है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा सवाल है वो ये कि आरएसएस में कौन व्यक्ति कौन से पोस्ट पर है, इस बात का खुलासा करो, और कौन आरएसएस को रिप्रेजेंट यानी कौन प्रतिनिधित्व करता है आरएसएस का, ये बताओ। तीसरा सवाल ये पूछा गया है कि पैसे कहां से आ रहे हैं और कहां से आरएसएस को इनकम मिल रहा है। इसके बाद चौथा बड़ा सवाल पूछा गया कि खर्चा कहां हो रहा है संगठन के पैसे का, ये बताओ। और जो आरएसएस के पास पैसे आ रहे हैं, क्या वो पैसा भारत के कानून के अंतर्गत नहीं आता, यानी क्या टैक्स नहीं लगना चाहिए और क्यों नहीं लगना चाहिए, और लग रहा है तो कैसे लग रहा है, डिटेल में जानकारी मांगी गई है दोस्तों। इसके बाद जो छठा सवाल है वो ये कि भारत का कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत ये काम कर रहा है संगठन और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा है। आठवां सवाल ये है कि डिटेल परमिशन दो, यानी जो परमिशन मिली है उसकी रिपोर्ट दिखाओ, कहां पर अथॉरिटी ने तुमको परमिशन दी है और क्या क्या नियम कानून कायदे तुम मान रहे हो सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए, और जो रूट मार्च निकालते हो और मास गैदरिंग होती है यानी भीड़ जो इकट्ठा होती है और जो संगठन का काम होता है, ये सारा किस परमिशन के तहत किया जा रहा है। और आगे प्रियंक खड़गे लिखते हैं कि आरएसएस देश की जनता से ये नहीं कह सकता कि उनको नियम का पालन करना चाहिए जब ये खुद ही नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो जब छोटे हमारे देश के संगठन हो, यानी कोई अगर छोटा सा एनजीओ भी बनाए दोस्तों तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, कोई ट्रस्ट बनाए तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, छोटी सी कंपनी खोले तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, यहाँ तक कि ठेले पर सामान बेचे तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत आरएसएस वाले बिना रजिस्ट्रेशन के घूम रहे हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन का नंबर बताया जाए। और प्रियंक खड़गे ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमको आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले पर जवाब दिया जाएगा और अपने किसी अधिकारी को भेजकर आरएसएस वाले इस पूरे सवालों का जवाब देंगे। एक तरीके से मौका दिया गया है दोस्तों आरएसएस वालों को इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए, और जैसे ही जवाब सामने आता है तो उसके बाद आरएसएस कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकते कि हम पर बैन लगा दिया गया बिना पूछे हुए। तो टाइम दिया जा रहा है सवालों का जवाब देने के लिए, और अगर सवाल जो पूछे गए हैं उसका जवाब अगर सही तरीके से नहीं आया और कानून को चकमा देकर बनाया गया संगठन मिला, तो सबसे पहले इस संगठन के ऊपर कार्रवाई होगी दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के ही नेता सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ही कोई गृह मंत्री आरएसएस के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकता है, ऐसी उम्मीद भी की जा सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंक खड़गे के द्वारा एकदम सही कदम उठाया गया है दोस्तों, तो लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ उत्तराखंड के अंदर 2027 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। ऐसे में बैरगीवाला में बीजेपी के नेता विनोद कुमार की हत्या के मामले को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों के प्रति की गई हिंसा अब सवालों के घेरे में है दोस्तों, और भाजपा सरकार और पूरे तंत्र से सवाल इसलिए पूछा गया दोस्तों क्योंकि आपसी झड़प में बीजेपी के एक नेता की जान चली जाती है दोस्तों, और जिन पर आरोप लगा उन सबको जेल में डाल दिया गया और कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा, और कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मामला दूसरी ओर से यानी आरोपी मुस्लिम समुदाय के लोग थे दोस्तों, तो ऐसे में पूरे समाज के लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है और घरों में तोड़ फोड़ और तमाम तरीके की हिंसा की बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। ऐसे में हुड़दंग मचाने वाले हिंदुत्ववादी संगठन भाजपा से जुड़े कई सारे लोग, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग शामिल है दोस्तों, अन्य संगठन के लोग शामिल है। स्थानीय भीड़ जुटाकर लोगों की ये बवाल काटा गया दोस्तों। जो प्रशासन पुलिस के लोगों को काम करना चाहिए था दोस्तों, उसमें काफी ज्यादा कोताही बरते हुए प्रशासन के लोग दिखाई दिए। इस बात को लेकर विपक्ष ने जोरदार तरीके से निशाना साधा और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन समाज के अन्य लोगों के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए दोस्तों।
दोस्तों, साफ तौर पर इस मामले को लेकर अब एक तो नहीं बल्कि 150 से ज्यादा हिंदुत्ववादी संगठन जिसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठन के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये एफआईआर वाकई प्रशासन ने कार्रवाई करने के लिए दर्ज किया है या फिर केवल अपनी छवि बचाने के लिए दर्ज किया गया है। ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर भी जोरदार तरीके का हमला किया गया था। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी कल फिर से मैदान में उतरने जा रहे हैं। दोस्तों, जो अपडेट है वो ये कि राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश के हर युवा से मेरी एक बात है, आज इस देश में मेहनत का फल नहीं, सपने देखने की सजा मिलती है। हर पेपर लीक हो रहा है, हर रद्द परीक्षा, हर अधूरी भर्ती सिर्फ सिस्टम की विफलता नहीं बल्कि लाखों सपनों पर प्रहार है। मैं जानता हूं कि आप लोग थक चुके हैं, गुस्से में हैं, पर याद रखिए जब सरकार सुनने को तैयार ना हो तब आवाज ऊंची करनी पड़ती है। इसलिए मैं आप सब लोगों को बुला रहा हूं 17 जून को। कल आप लोग कोटा पहुंचिए। कोटा में छात्रों की आवाज गूंजनी चाहिए। आइए मिलकर ऐसी हुंकार भरे कि अनुसुना करना इनके लिए नामुमकिन हो जाए। कोटा से शुरुआत करिए, देश के हर कोने में चलेंगे। ये हमारे आपके भविष्य की बात है और मैं आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। इसके बाद शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ का नारा देते हुए राहुल गांधी ने पहला पड़ाव कोटा महारैली का ऐलान किया है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इस दौरान ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर से आएंगे और चले जाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने फैसला लिया है कि निजामुद्दीन से कोटा राहुल गांधी रेल से जाएंगे दोस्तों, यानी ट्रेन से राहुल गांधी यात्रा करने वाले हैं। और 17 जून को कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर एक बड़ा आंदोलन भी प्रायोजित कर रही है दोस्तों। ऐसे में देखना यह होगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिलता है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी से 2 दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पहुंचे थे दोस्तों। अभिजीत दीपके राजस्थान के जयपुर के अंदर छात्रों को संबोधित करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे दोस्तों। ऐसे में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के दौरान मंच पर चढ़ते हैं दोस्तों और उनका पूरा भाषण होता है। इसके बाद उनको कंधे पर बिठाकर जब लोग लेकर जा रहे होते हैं तब अभिजीत दीपके के ऊपर शारीरिक हमला हो जाता है दोस्तों, यानी उनको थप्पड़ मारा जाता है और 2-3 थप्पड़ उनको मारा जाता है दोस्तों। और ऐसे में आसपास के जो लोग खड़े थे उन्होंने थप्पड़ मारने वाले शख्स को पकड़ लिया दोस्तों और उसकी जमकर धुनाई की और बहुत देर तक पीटा दोस्तों। इसके बाद पता चला कि इस व्यक्ति का नाम राकेश गुर्जर है और जब मीडिया वाला इससे बात कर रहा तो ये कह रहा था कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं और अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हुए अभिजीत दीपके पर किए गए हमले को न्याय संगत यानी जस्टिफाई कर रहा था दोस्तों। ऐसे में राकेश गुर्जर को लेकर जब अपडेट निकाला गया और पता किया गया कि आखिर कौन ये व्यक्ति है दोस्तों, तो पता चला कि राकेश गुर्जर नाम का ये व्यक्ति जिसने अभिजीत दीपके के ऊपर हमला किया दोस्तों, ये आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। यानी अपने आप की तस्वीर इसने सोशल मीडिया पर शेयर की है दोस्तों और आरएसएस के ड्रेस में दिखाई दे रहा है, एक तरीके से संघी है दोस्तों। खुद सोशल मीडिया पर इसका ऐलान करते हुए व्यक्ति हमला करके कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहा है कि संघ और बीजेपी के लोग पूरी तरीके से भड़क चुके हैं, बवाल काट रहे हैं दोस्तों। जानबूझकर उनको लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो भाजपा को तगड़ा झटका लगेगा। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए, इस्तीफे को बचाने के लिए बीजेपी और आरएसएस वाले पूरी तरीके से बौखला चुके हैं दोस्तों और ये संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति पकड़ा गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर झारखंड की 2 राज्यसभा की सीटों पर 18 तारीख को वोट डाले जाएंगे दोस्तों। और ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतार दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं निर्दलीय विधायक दोस्तों। और निर्दलीय विधायक जो एक बिजनेसमैन भी है और उनके आने के बाद चुनाव करवाया जा रहा है, तो अब विधायकों के टूटे जाने को लेकर चर्चा चल रही है। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे थे कि सत्ताधारी दल के लोग यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के लोग टूटेंगे, लेकिन अब जो अपडेट है वो ये कि झारखंड की राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे महागठबंधन के सारे नेता एकजुट हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके 3 विधायक हमारे संपर्क में है, यानी महागठबंधन को वोट देने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रणव झा को वोट देने के लिए तैयार है। तो कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही समीकरण को सेट कर दिया है दोस्तों। यहाँ तक कि अभी जो एक अपडेट आई है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन की बैठक बुलाई थी झारखंड के अंदर, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 7 ऐसे विधायक है जो नदारद नजर आए दोस्तों। और पत्रकार सन्नी शरद की ओर से यह दावा किया गया है, उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन और सरयू राय जैसे लोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो फिर भी 5 लोग ऐसे हैं जो आराम से कांग्रेस पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को समर्थन करके इंडिया गठबंधन के दोनों राज्यसभा की सीटें कंफर्म कर देंगे दोस्तों। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास आंकड़ा 56 का नहीं 61 का है, यानी उन्होंने बता दिया है कि 5 ऐसे बीजेपी के विधायक है जो पलटी मारेंगे और कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को जिताकर झारखंड से भेजेंगे। ऐसे में दोस्तों बीजेपी को लग रहा था कि निर्दलीय उम्मीदवार को उतारकर, बिजनेसमैन को उतारकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में फूट डलवा देगी और कांग्रेस में फूट डलवा देगी, जिसका फायदा आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी को मिलेगा और सरकार गिरा देंगे दोस्तों। लेकिन मामला एकदम उल्टा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
श्री अकाल तख्त के द्वारा एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि सिख समुदाय के सबसे बड़े संगठन, सबसे बड़े तख्त यानी जो धर्म के अंदर सब कुछ तय करते हैं दोस्तों, अकाल तख्त, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों श्री अकाल तख्त साहिब ने भगवत मान मुख्यमंत्री पंजाब को गुरु दोषी और खालसा पंथ विरोधी घोषित कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि एक वीडियो आया था जिस वीडियो में दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री भगवत मान बेअदबी कर रहे हैं। दोस्तों बाद में पता चला कि ये एआई वीडियो है, ऐसा दावा किया गया। तो फिर जांच पड़ताल कराई गई, अकाल तख्त ने फोरेंसिक जांच करवाई दोस्तों, तो पता चला कि मुख्यमंत्री का वीडियो सही है, यानी भगवंत मान का एक पुराना वीडियो है जिसमें वो बेअदबी कर रहे हैं और गुरु दोषी यानी गुरु के दोषी पाए गए हैं और खालसा पंथ के विरोधी घोषित कर दिए गए हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल से अब कहा जा रहा है कि इनसे इस्तीफा दिलवाया जाए। विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की है। दोस्तों ऐसे में पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी के लिए तगड़ा झटका इसलिए है दोस्तों क्योंकि पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पंथी वोटर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो खालसा पंथ के उत्थान के हिसाब से वोट देते हैं, यानी जो भी खालसा पंथ के समर्थन में काम करेगा उसके समर्थन में वोट करते हैं। और सबसे पहले ये वोट अकाली दल को मिलता था, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, जिस कारण से आम आदमी पार्टी की पिछली बार सरकार बनी और कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। दोस्तों ऐसे में अब ये जो पंथी वोटर है ये लोग कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी से इतर एक नए संगठन की ओर देख सकते हैं, या तो अकाली के साथ आ सकते हैं या फिर कोई नया पार्टी इस मौके का फायदा उठा सकता है दोस्तों। लेकिन एक बात जो तय दिखाई दे रही है वो ये कि भगवंत मान के लिए स्थिति पंजाब के अंदर और खराब हो रही है। उनको या तो माफी मांगना पड़ेगा या फिर उनको सेवा देनी पड़ेगी, या जो भी आरोप तय किए गए हैं दोस्तों उस आधार पर जो फैसला लिया जाएगा अकाल तख्त के द्वारा वो फैसला उनको स्वीकार करना पड़ेगा। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जहां पर झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों। 18 तारीख को वोट डाले जाएंगे और कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपने लोगों को भेजकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन से रिक्वेस्ट किया है, उनसे कहा है कि आप कृपया करके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रणव झा का समर्थन करिए। इस पूरे मामले में राज्यसभा के सांसद नासिर हुसैन को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड का पर्यवेक्षक बनाया है दोस्तों। नासिर हुसैन ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी राजू और झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो के साथ कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता प्रदीप यादव पहुंचे दोस्तों, और सबने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन की मांग की दोस्तों। ऐसा करना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, उस हिसाब से फैसला लेना होता है। कांग्रेस पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन चाहिए दोस्तों, और इससे पहले नामांकन में मौजूद थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो पूरी तरीके से समर्थन देने के लिए तैयार है दोस्तों। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो निर्दलीय को मैदान में उतारकर सोच रही है कि स्थिति को पलट देगी, यानी परिमल नाथवानी को चुनाव लड़ाकर स्थिति को बदलने की कोशिश कर रही है दोस्तों, क्योंकि बिजनेसमैन है परिमल नाथवानी। और आप लोग जानते हैं कि एक बिजनेसमैन जब राज्यसभा का चुनाव लड़ता है तो कैसे विधायकों की अंतरात्मा बदल जाया करती है, और आप लोग जानते हैं कि बदलवाई कैसे जाती है, तो उसी का इस्तेमाल भी होगा। लेकिन जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी एकजुट दिखाई दे रही है दोस्तों, इस चुनाव में पूरी ताकत का इस्तेमाल चल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर सबसे ज्यादा बड़ा विवाद चल रहा है दोस्तों अगर किसी पार्टी में तो तृणमूल कांग्रेस में चल रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने एक नई पार्टी के साथ में अपना विलय करवा लिया दोस्तों, यानी एनसीपीआई नाम की पार्टी के साथ में विलय करवा लिया। और स्पीकर महोदय यानी जो ओम बिरला है उनके पास जाकर कहा कि हम चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के जो संसदीय दल है उसको अब एनसीपीआई का हिस्सा माना जाए, यानी नई पार्टी एनसीपीआई को मान्यता दी जाए। और इसके बाद स्पीकर जल्द फैसला ले सकते हैं दोस्तों, बल्कि कह सकते हैं कि फैसला तय ही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या ये लोग एकजुट हो पाएंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो संसदीय दल है वो तो काकोली घोष के नेतृत्व में अपनी नई पार्टी के साथ चला गया। वो भी काकोली घोष के साथ सब खड़े दिखाई नहीं देते, लेकिन काकोली घोष क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा एक तरीके से उनको आगे किया जा रहा है ताकि वो सबको एकजुट कर पाए, तो काकोली घोष कह सकते हैं कि नेता है। लेकिन दूसरी ओर दोस्तों अगर आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा है जिसके टोटल 80 विधायक है तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए, उसमें से 65 विधायक दावा कर रहे हैं कि ऋतव्रत बनर्जी की उनके साथ में है और ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है हमारे सांसदों की तरह कि हम एक नई पार्टी यानी एनसीपीआई पार्टी का हिस्सा बनेंगे। हम लोग तृणमूल कांग्रेस है, असली तृणमूल कांग्रेस हम लोग खुद है। तो ऐसे में दोस्तों ये लोग पार्टी से अलग तो होना चाहते हैं, लेकिन ये पार्टी का मर्जर नहीं करना चाहते। और ऐसे में अगर ये मर्जर नहीं करेंगे तो कानूनी पचड़े में फंसेंगे। और इसे पता चल रहा है कि काकोली घोष और ऋतव्रत बनर्जी दोनों के दोनों अपने अपने लोगों के बीच में नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और ममता बनर्जी को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन कब तक ये चलेगा सबको पता है कि ये जितने लोग भागे हैं ये सब वापस लौटेंगे, क्योंकि एक पार्टी को तोड़ देना और उस पार्टी को मैनेज करने में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ना काकोली घोष कोई नेता है, ना ही ऋतव्रत बनर्जी कोई नेता है। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस तरीके से बिखर रही है पार्टी। ममता बनर्जी जैसे ही अभिषेक बनर्जी को साइडलाइन कर देंगे वैसे ही सारे वापस लौट जाएंगे। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर
सुदीप बंदोपाध्याय एक सांसद ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले गुट में शामिल होने का फैसला लिया, यानी जो सांसदों का ग्रुप है काकोली घोष के नेतृत्व में, उसका समर्थन किया, क्योंकि सुदीप बंदोपाध्याय के ऊपर पहले भी एक मामला दर्ज हुआ था दोस्तों, यानी 3 जनवरी 2017 को सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया था और सीबीआई ने रोज वैली ग्रुप पॉन्जी चिट फंड स्कैम में गिरफ्तार किया था, जो लगभग 17,000 करोड़ रुपए का था दोस्तों। और यहाँ तक कि ये शारदा चीट फंड से भी बड़ा था और इस मामले पर 420 का मामला बनाया गया था, यानी चीटिंग करने का आरोप, और 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी लोगों के विश्वास को तोड़ने का मामला, 120 भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी का मामला बनाकर इनको जेल में ठूसा गया था। लेकिन बाद में 136 दिनों के बाद इनको बेल मिल जाता है दोस्तों, यानी 4.5 महीने रहने के बाद जेल से इनको बेल मिल जाता है। उसके बाद जब ये बाहर आए दोस्तों, चुनाव लड़ा तो लोकसभा का चुनाव फिर जीत गए। ऐसे में चुनाव जीते तो अब इन पर दबाव ये है कि इनके ऊपर केस चल रहा है, तो केस से बचने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने का इन्होंने ऐलान किया। लेकिन इनकी पत्नी विधायक है दोस्तों नैना बंदोपाध्याय। ऐसे में नैना बंदोपाध्याय ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी छोड़ने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जिस ममता बनर्जी को मैंने दुर्गा बताया था, उस ममता बनर्जी के खिलाफ मैं कैसे जा सकती हूँ। यानी अपने पति सुदीप बंदोपाध्याय से इतर पत्नी नैना बंदोपाध्याय ने कहा कि वो ममता बनर्जी को छोड़कर नहीं जा सकती। इसके पीछे कारण आप लोग जानते हैं दोस्तों, एक के ऊपर सीबीआई का मामला चल रहा है, दूसरे के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, या फिर कोई मामला दर्ज नहीं है। तो जिस व्यक्ति पर कार्रवाई हो रही होती है, जिस पर सीबीआई का मामला दर्ज होता है, वे पलटी मार देते तुरंत। आप लोग जानते हैं कि अंतरात्मा कैसे जगती है, तो इनकी अंतरात्मा भी उसी तरीके से जगी हुई है दोस्तों सुदीप बंदोपाध्याय की। साथ ही साथ गुजरात बीजेपी के अंदर जो विवाद चल रहा है दोस्तों, उस विवाद के बारे में मीडिया वाले चर्चा नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात को लेकर यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि मीडिया हकीकत दिखा दे कि भाजपा में कितनी गुटबाजी है दोस्तों। दरअसल एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12 साल पूरा होने पर, यानी नरेंद्र मोदी के 12 साल प्रधानमंत्री रहने पर जश्न मना रही थी, और इस दौरान गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर विवाद उपज जाता है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख ने विवाद करना शुरू कर दिया दोस्तों, और कार्यक्रम से वो वॉकआउट कर जाती है। और उन्होंने लोकल पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया कि इन्होंने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया है। इस मामले पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े वायरल ऑडियो वीडियो क्लिप के मामले को लेकर दोस्तों पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के सुरेश राठौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार राठौड़ को हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के अंदर कार्यालय से हिरासत में लेकर देहरादून के डालनवाला थाने में ले जाया गया है और औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि हाईकोर्ट से मिली थी आंशिक राहत। दरअसल दोस्तों गिरफ्तारी से 3 दिन पहले सुरेश राठौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया था कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 4 में से 2 एफआईआर को रद्द कर दिया है और ये मामला बहादुराबाद और झाबेड़ा थाने में दर्ज किया गया था। दोस्तों दरअसल राठौड़ पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे ऑडियो वीडियो क्लिप प्रसारित किया जिसमें अंकिता भंडारी हत्या में वीआईपी का उल्लेख किया गया और इसमें भारतीय जनता पार्टी के महासचिव उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम के नाम की चर्चा की गई दोस्तों। और इसके बाद प्रदेश के अंदर जबरदस्त तरीके का माहौल बना और लोगों ने सीबीआई जांच की बात कही, तो इस पर बीजेपी बैकफुट पर है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये एक तरीके से आने वाले दिनों के अंदर आम जनता को एक मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो दावा कर रहा है उसी को जेल में डाल दिया गया। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सीबीआई की जांच की अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी, तब जाकर पता चलेगा कि आखिर मामला क्या था। और जब तक सीबीआई की जांच की रिपोर्ट नहीं आ रही, तब तक इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना साफ तौर पर सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करने जैसा मामला है। तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जंग तो खत्म हो गई, अब खुशखबरी कब देंगे प्रधानमंत्री, ये सवाल पूछा गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया के अंदर युद्ध खत्म होने के बाद अब सरकार को बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि युद्धों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में सहमति बन गई है। ऐसे में अमेरिका ईरान के बीच में 107 दिनों तक जारी युद्ध को समाप्त करने और हॉर्मुज के खुलने के बाद अब दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर स्विट्जरलैंड में दस्तखत कर दिए गए हैं। तो अब तो टाइम आ चुका है रेट कम करने का दोस्तों। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार घटती चली जा रही है, क्रूड ऑयल के दाम घटते चले जा रहे हैं। इसके बाद जो कंपनियां इसका फायदा ले रही है उनको बताना चाहिए कि वो क्यों इसका फायदा उठा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा की 2 कॉपी है थालापति विजय की पार्टी। सीएम थालापति विजय पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री रहे एमके स्टालिन की ओर से यह बात कही गई है। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद थालापति विजय मुख्यमंत्री हैं और थालापति विजय पर एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की फोटोकॉपी की तरह काम कर रहे हैं थालापति विजय। और स्टालिन ने दावा किया कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए मुख्यमंत्री विजय की नवेली पार्टी एआईएडीएमके विधायकों की खरीद कर रही है। बता दें कि हाल ही के दिनों में बड़ी संख्या में एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं ने विजय की पार्टी का दामन थामा है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी के भरोसे तमिलनाडु के अंदर चल रही थी, उस पार्टी ने ज्यादातर अपने नेताओं को संभालने में असफलता महसूस की है दोस्तों। और ज्यादातर नेता पार्टी पलटकर चले गए हैं थालापति विजय में। और डीएमके इस बात को लेकर नाराज है, क्योंकि डीएमके को लग रहा है कि अगर
AIADMK के ज्यादातर लोग थालापति विजय के साथ चले जाएंगे तो थालापति विजय की पार्टी एक स्थापित पार्टी हो जाएगी और प्रदेश के अंदर थालापति विजय और DMK के बीच का मुकाबला आने वाले दिनों के अंदर होगा दोस्तों। और DMK के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है क्योंकि विजय की आखिरकार काफी ज्यादा बड़ी लोकप्रियता है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राम जन्मभूमि मंदिर ही केवल नहीं लूटा गया दोस्तों, बल्कि कई और जगह पर लूट की गई है। संदीप दे की ओर से ये बड़ी मांग की गई है दोस्तों। पत्रकार ने कहा कि देश के अंदर धर्म के नाम पर कई जगह पर चंदा लूटा गया है। वीआईपी ऊपर निर्मोही अखाड़े ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया था, जो राम मंदिर के दौरान लोगों के चंदे से इकट्ठा किया गया था दोस्तों। यानी जमकर चंदा चोरी का मामला सामने आ रहा है और ऐसे में अब जब राम मंदिर से जुड़ा अपडेट आया है तो कहीं ना कहीं सवाल और ज्यादा उठते हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप अपने चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत